नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह होगा फिर से स्वागत करता हूं आपका जीत क्लासेस में, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। एक ऐसा मंच जहां हम सारे वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। फिलहाल जो विशेष फोकस है हमारा वो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन को लेकर है। जो भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एसएससी से है, चाहे वो एनटीपीसी का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, या कोई और भी क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें भी जीके जीएस पोर्शन आता है उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के माध्यम से है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का ये आज का जो क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज है, ये आज का 13वां सेट है। ठीक है, तो आप जाके 12 पीछे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज प्लेलिस्ट है, उसमें आप 12 जितने भी सेट लगे हैं आप उसके क्वेश्चन देख सकते हो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के कलेक्शन है, आप प्लीज स्किप ना करिए। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस, मैंने जैसा कि बताया था आपको कि हमारे वीडियो जो होंगे वो दोपहर की 1 बजे डालेंगे, ताकि आप आराम से क्या हो सको, लंच वंच करके खाली होके आप हमारे वीडियो को वॉच आउट कर सको। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप हमारे साथ लाइव चैट कर सकते हैं, क्लियर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा। और अगर आपको जीएस में अच्छा है आपका, तो आप इसको एक टेस्ट के रूप में भी दे सकते हो, ताकि हमें भी स्कोरिंग पता चले कि हमारे कैंडिडेट या हमारे जितने भी दोस्त हैं वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 181 कह रहा है कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम हिस्ट्री सेक्शन। ओके, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध का विवरण मिलता है? देखिए, राजा अशोक की कुल 14 शिलालेख फेमस है। ठीक है, इन 14 शिलालेख में आपके जो 13वां नंबर है ना, 13th नंबर, उसमें कलिंग के युद्ध का विवरण मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध का विवरण मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। कुल 14, एक कम, यानी 14 में से एक जाएगा, 13 बच गया, वो 13वें में कलिंग के युद्ध का विवरण मिलता है। क्योंकि कलिंग के बाद 14वें शिलालेख में इन्होंने लिखवा दिया था क्या, कि हम अब रईसी जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। और सबको इन्होंने प्रमोट किया, सबको इन्होंने प्रोत्साहन दिया कि आप भी क्या करें, रईसी जीवन व्यतीत ना करें, धार्मिक जीवन व्यतीत करने की सलाह दे डाली थी 14वें में। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि 13वें में क्या हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था, और ये बहुत इनका दिल एकदम से पिघल गया था। ठीक है ना। अब कब हुआ था कलिंग का युद्ध? देखिए, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में, इनके राज्याभिषेक के करीब 8 साल बाद हुआ था। ठीक है, उड़ीसा में कलिंग है, तो वहां युद्ध हुआ था, और इतना भयानक युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि लेखक लिखते हैं कि वहां मतलब घुटने तक जो मांस होता है ना, वो घुटने तक आ गया था। 1.5 से 2 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, खून की नदी, जो नदी वहां की दया नदी बह रही थी और बगल में, उसमें पूरी खून बहता था। ठीक है, सोचिए किस तरह से वर्णन मिलता है इसका। तो ठीक, तो चलिए शिलालेख के बारे में अगर मैं बता दूं, तो शिलालेख एक्चुअली नाम से ही क्लियर है कि शिला और लेख, यानी रॉक पर लिखा हुआ लेख। शिला मतलब होता है रॉक, पत्थर, और लेख मतलब होता है लिखावट, यानी पत्थर पर लिखा गया कोई चीज। ठीक है, अब ये कौन सी चीज होती थी? तो राजा द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता था या प्रजा के लिए कुछ संदेश दिया जाता था, उसी चीज को हम शिलालेख पे क्या करते थे, लिख देते थे वो लोग। ठीक है, जिससे क्या हो, प्रजा इसको पढ़ के समझ सके कि राजा का एडिक्ट क्या है। क्लियर? तो चलिए पहले में अगर बात करें, पहले शिलालेख में क्या है, तो पहले शिलालेख में पशु हत्या का विरोध किया गया है। अशोक ने पशु हत्या का विरोध किया और कहा समस्त प्रजा मेरी संतान है। ये पहले वाले शिलालेख से मिलता है। क्लियर? 8वें शिलालेख में है तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है, धम्म यात्रा का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया कि आप विहार यात्रा न करें, अपने साम्राज्य का विस्तार करने योग्य सिर्फ यात्रा न करें, बल्कि आप क्या करें, आप धम्म यात्रा का मतलब धर्म यात्रा करने की सलाह दी थी। ठीक है, 13वें में मैंने बता दिया कलिंग के युद्ध के बारे में, और 14वें में इन्होंने बताया था कि धार्मिक जीवन व्यतीत करिए, रईसी जीवन व्यतीत ना करें। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 182, उकाई परियोजना किस नदी पर है? देखिए, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योग्राफी सेक्शन। ठीक है, उकाई परियोजना, देखिए जो परियोजनाएं होती है ना, मल्टीपर्पज जो रिवर प्रोजेक्ट होती हैं, ये बहुउद्देशीय जो परियोजना होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना कि आप एक चीज बनाओ और उससे कई सारी चीज फायदे हों। जैसे परियोजना में क्या होता है, पहले बता दें कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। क्यों? क्योंकि ये गुजरात के सूरत जिले में स्थित है और वहां पे ताप्ती नदी का फ्लो है। ठीक है, तो उकाई परियोजना कहाँ है? तो गुजरात के सूरत जिले में ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना बनाई गई है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये क्या है, उकाई डैम है।
ठीक है, उकाई बांध है। अब इस बांध का क्या मतलब है, इस बांध में पानी इकट्ठा किया जाएगा और उसको सिर्फ पानी इकट्ठा करके इरिगेशन में मदद नहीं किया जाएगा, सिर्फ खेती के काम में नहीं है, बल्कि वहां फिशिंग हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जा सकता है, ठीक है, और मछली पालन है, पानी कभी कभी मान लीजिए एक्सेस पानी हो गया तो उसको रोक भी दिया जा सकता है, कभी कभी सूखा पड़ गया अगले सेशन में तो वहां से पानी रिलीज भी किया जा सकता है। मतलब एक बांध बना के आप कई सारी चीजें जब यूज करते हो ना, तो उसी को हम बहुउद्देशीय परियोजना कह देते हैं। यही उकाई परियोजना है, ठीक है। तो परियोजना, तो उकाई परियोजना कहाँ है, ताप्ती नदी पर। चंबल नदी पर ऐसी कौन सी परियोजना है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर डैम है और राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर। महानदी पर आपको पता है हीराकुंड बांध सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, हीराकुंड ये कहाँ है, महानदी उड़ीसा में, हीराकुंड डैम महानदी। कृष्णा नदी पर कौन सा है, तो नागार्जुन सागर परियोजना। देखिए दो नाम याद रखिएगा, चंबल नदी पर आपके राणा प्रताप सागर डैम है, जबकि कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, ठीक है, जैव विविधता यानी जो हमारे पूरे बायोम में जितनी भी डाइवर्सिटी है, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जैव विविधता दिवस बताया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मई को। क्लियर, तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। इसको अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। क्लियर है, तो चलिए ये हो गया जैव विविधता दिवस। अब देखिए सारा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल, एक एक करके क्लियर कर ले। 21 मार्च को क्या है आपका विश्व वानिकी दिवस है, यानी जो जंगल दिवस यानी जो फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, वानिकी दिवस, वो है आपका 21 मार्च को। 22 मार्च को क्या है, विश्व जल दिवस है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस है, जबकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस। क्लियर है, 21 मार्च को क्या है आपका वानिकी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्लियर, चलिए इस बार का हाँ एक चीज और कि थीम जरूर पूछा जाता है, जैसे पीसीएस के एग्जामिनेशन में थीम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जैव विविधता दिवस का थीम इस बार का क्या रहा है, तो इस बार का थीम रहा है कि और सोल्यूशन आर इन नेचर, ठीक है, यानी हमारे जो सोल्यूशन है वो किसमें है, प्रकृति में निहित है। जो भी हमको सोल्यूशन चाहिए आप प्रकृति से ले सकते हो, ठीक है। तो आप प्रकृति के संरक्षण करिए, आप नेचर को बचाओ और उससे सोल्यूशन पाओ। क्लियर, अवर सोल्यूशन आर इन नेचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, देखिए अंगूर की खेती को, वैसे खेती हम किसी का भी करें, लेकिन अंगूर की खेती स्पेशली अगर हम बड़े वृहद मात्रा में अंगूर की खेती करें, उसको क्या करें, उसकी बुआई करें, पोषण करें, देख रेख करें और बृहद स्तर पर इसका पैदावार करें, तो ये अंगूर की खेती यानी ये जो कल्चर होता है इसको विटीकल्चर बोलते हैं। क्लियर, यानी विटीकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है और बड़े स्केल में की जाती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अंगूर की खेती होगी, ठीक है। जैसे ये पूरा मान लीजिए पूरा उद्यान हो और पूरा इसमें क्या हो, पूरी तरीके से सिर्फ अंगूर की लगी हुई हो, ठीक है। तो ये क्या है इसमें, और पीसी कल्चर की बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, तो पीसी कल्चर में पीसेस होता है ना मछली, तो पीसेस मछली यानी पीसी कल्चर में मछली उत्पादन की बात की जाती है। सेरीकल्चर में देखिए, सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर में आपका सिल्क वॉर्म का रिप्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन की जाती है। अब सिल्क वॉर्म के करने से क्या फायदा, सिल्क वॉर्म के यानी रेशम के कीट के उत्पादन करने से आपको क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रेशम की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप रेशम जिनको करना होता है वो सेरीकल्चर का उपयोग करते हैं या सेरीकल्चर करते हैं। पिसीकल्चर में मछली का, विटीकल्चर में अंगूर का और ओलरी कल्चर में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए डैन्यूब नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल पूछ रहा है, इसका उद्गम स्थल है ब्लैक फॉरेस्ट। क्लियर, अब ये जंगल से नहीं निकलती ना भाई साहब, ये ब्लैक फॉरेस्ट जंगल नहीं है, फॉरेस्ट नाम है तो इसका क्या मतलब,
है ना। कश्मीरी पुलाव में कश्मीर थोड़े डला रहता है, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट क्या हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन है, ठीक है, एक माउंटेन पीक है, वहां से ये डेन्यूब नदी निकलती है। क्लियर। डेन्यूब के बारे में मैंने बता दिया कि ये क्या है, ये आपकी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी वोल्गा रिवर जो कैस्पियन सागर में जाके मिल जाती है, ठीक है। और डेन्यूब नदी ये ब्लैक फॉरेस्ट यानी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के, जर्मनी में है ये, जर्मनी से ओरिजिन है इसका, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट नाम के माउंटेन से निकल के जाके कहाँ मिलती है, ये आपके ब्लैक सी में मिल जाती है। देखिए इसमें दिखा है कि जर्मनी से यहाँ से रिलीज हो रही है, और ये जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया होते हुए ये ब्लैक सी में आके मर्ज करती है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेन्यूब नदी का बहुत पूछा जाता है कि इसका कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ मिला है। तो कहाँ से स्टार्ट है, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट नाम के माउंटेन से स्टार्ट होकर ये ब्लैक सी में जाके मर्ज कर जाती है। विक्टोरिया झील से व्हाइट नील यानी सफेद नील का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील, ठीक है, अफ्रीका। तिब्बत का पठार, अपने भारत के ऊपर तिब्बत, यहां से किसका है, तो याद रखिएगा यहां से एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यांगटीसी नदी जो चाइना में बहती है, ठीक है। चीन की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के पठार से है। देखिए तिब्बत के पठार से बहुत सारे नील हैं, सॉरी बहुत सारे नदी हैं, जैसे कि हमारे भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, ठीक है, ये सारे, इनका उद्गम स्थल कहाँ है, ये भी तो तिब्बत के पठार से रिलीज होती हैं। लेकिन बस एक तरीका है कि एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो भी तिब्बत के पठार से निकलती है। क्लियर। चलिए तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 186 कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। देखिए अभी हाल फिलहाल में आईएएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी गांधी इरविन के बारे में पैक्ट में पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, देखिए ये समझौता हुआ था 1931 में। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, बचे 5 मार्च और 23 मार्च। नहीं, 23 मार्च को तो भगत सिंह को फांसी हुई थी, 1931 को भगत सिंह जी को फांसी हुई थी 23 मार्च को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्लियर। अब देखिए गांधी इरविन जो पैक्ट 1931 में हुआ था ये क्या था एक्चुअली, 12 पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एक एक करके बता देते हो, ऑप्शन से आपको ज्यादा क्लियर होगा। 12 मार्च 1930 को हुआ क्या था, दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया। 6 अप्रैल को वो जब दांडी यात्रा पहुंचे वहां पे नमक बनाया और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यहीं से शुरू किया गया था। उसके बाद इसी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बंद करने के लिए, और गांधी जी 1930 में नहीं गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को इनवाइट करने के लिए यानी कांग्रेस को इनवाइट करने के लिए इरविन साहब आए, और इरविन ने ये प्रस्ताव रखा कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलिए, वहां आपकी बात सुनी जाएगी, ठीक है। जिसमें गांधी जी ने भी कई सारे अपने क्या कहते हैं नियम कानून रखे थे कि मैं ये ऐसे करूंगा। क्या क्या उन्होंने बोला था कि पहली चीज तो उन्होंने बोला था कि आप क्या करेंगे, इरविन ने बोला कि आप देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको स्थगित कर दीजिए, ठीक है। दूसरा गांधी जी ने क्या बोला कि नहीं, मैं इसको, अगर आप बात मेरी मान लेंगे तो मैं इसको स्थगित कर दूंगा, नहीं तो फिर से इसको कंटिन्यू करूंगा आने के बाद। गांधी जी मान गए थे कि चलिए हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलेंगे अगर हमारी बात सुनने की बात की गई, लेकिन सुनी नहीं गई, ठीक है। गांधी जी ने दूसरी मांग की थी कि आप जो जेल में हैं, ठीक है, जेल में जो लोग पॉलिटिकल के चलते हैं, मतलब सिर्फ राजनीतिक के चलते जो जेल में हैं कि राजनीति में भाग लिए तो उनको आप लोगों ने जेल में डाल दिया, तो उनको छोड़ दीजिए, और जो हिंसा के कारण जेल में उनको रखिए जेल में, ठीक है, उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल के कारण सिर्फ नेता लोग जो बिना किसी कारणवश जेल में हैं उनको छुड़वा दीजिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी गांधी इरविन पैक्ट में। तो ये हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे, तो उसमें हम बता देंगे आपको क्लियर के बारे में इन पूरे डिटेलिंग, ठीक है। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 दांडी यात्रा खत्म हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इसी दिन नमक बनाया था ना गांधी जी ने, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, 23 मार्च 1931 भगत सिंह को फांसी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कोलोराडो, चिहुआहुआन और ग्रेट बेसिन मरुस्थल किस महाद्वीप में? देखिए चिहुआहुआन ये और ग्रेट बेसिन मरुस्थल तो आपका अमेरिका में है, कोलोराडो, ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैप के पर्पज से हम दिखाएं तो देखिए ये है आपका चिहुआहुआ ग्रेट बेसिन, ठीक है, कोलोराडो का पठार यहीं पे है, ठीक है, मोजावे, तो ये जो है ना ये सारे मरुस्थल जो है ये डेजर्ट जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है। क्लियर? दक्षिण अमेरिका की बात करें तो पेंटागोनिया डेजर्ट, मैंने कितनी बार नाम ले चुका है इसका, ठीक है, पेंटागोनिया डेजर्ट हो गया, अटकामा डेजर्ट हो गया, ये सारे डेजर्ट कहाँ हैं? तो ये दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, साउथ अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया ये आपका, ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये आपके ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। ये है आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पे अटकामा डेजर्ट है और नीचे पेंटागोनिया डेजर्ट। क्लियर? अफ्रीका में आपका सहारा डेजर्ट है और नीचे कालाहारी है, नामीब डेजर्ट है, ठीक है, तो कालाहारी बुशमैन जनजाति वहां पाई जाती है, सहारा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो याद होना चाहिए कि कोलोराडो, चिहुआहुआन और ग्रेट बेसिन ये कहाँ के डेजर्ट हैं, कहाँ के मरुस्थल हैं? तो ये नॉर्थ अमेरिका के हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सूरत अधिवेशन से अलग होने के बाद नरम दल और गरम दल के मध्य वापस समझौता कब हुआ? देखिए आपको पता होगा कि 1907 में गरम दल और नरम दल, यानी जो नरम दल था यानी मॉडरेटर जो थे, जिनकी मांग थी कि हम क्या करें, विनय के साथ चिट्ठी लिख के लोगों को समझा के उनसे हम क्या करेंगे, आज़ादी ले लेंगे, जबकि गरम दल ये कहते थे ये लोग ऐसे, ब्रिटिशर्स ऐसे सुनने वाले नहीं है, इनको जब तक इन्हीं की भाषा में जवाब नहीं दिया जाए तब तक ये लोग नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे विवाद हो गया 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद फिर इन लोगों में थोड़ी अनबन चलने लगी कि आप लोग ऐसे कब तक मांगेंगे, ठीक है, कब तक लीनियंट रहेंगे, थोड़ा सा उग्र होना पड़ेगा। तो यहाँ से हुआ नरम दल और गरम दल सूरत अधिवेशन 1907 में ये लोग अलग हो गए। मिले कब वापस? तो ये लोग मिले 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 क्या, लखनऊ समझौता में, ठीक है, लखनऊ समझौता में नरम दल गरम दल के साथ साथ मुस्लिम लीग भी 1916 में कांग्रेस के साथ सब लोग एक साथ जुड़ गए, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे लखनऊ समझौता के? तो लखनऊ समझौता के अध्यक्ष जो थे वो थे आपके मजूमदार साहब, ठीक है, मजूमदार कौन, एसी मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, ये 1916 के आपके अध्यक्ष रहे हैं। क्लियर? तो यहां से याद रखिएगा 1907 में सूरत अधिवेशन में ये दोनों टूट गए, मतलब कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई, एक नरम दल में एक गरम दल में, यानी मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट में 1907 में। 1915 में गांधी जी एक्टिव रोल आए यहाँ पॉलिटिकल फॉर्मेशन में, यानी वो 1915 में भारत आए थे, तो उनकी बात होती है। 1916 में हमने बता दिया आपको कि लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें ये दोनों दल के साथ साथ आपके मुस्लिम लीग भी क्या हुई, सब लोग एक साथ शामिल हो गए कांग्रेस में, ठीक है, मतलब सब लोग एक साथ हो गए। 1920 में आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1916 में लखनऊ समझौता, 1915 में गांधी जी आए भारत और 1907 में सूरत अधिवेशन जिसमें दोनों अलग हुए थे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? ठीक है, देखिए इसमें सारे वास्तुकार का नाम लिखा हुआ है। तो राष्ट्रपति भवन को यानी पार्लियामेंट जो है, जो आपका राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट हाउस, उसको किसने डिजाइन किया? तो उसको डिजाइन करने वाले कौन थे? तो वो थे एडवर्ड ल्यूटियंस, ठीक है, एडवर्ड ल्यूटियंस थे। बाकी अगर बात करें चंद्रकांत सोमपुरा की, तो चंद्रकांत सोमपुरा अभी आपका जो हाल फिलहाल में राम मंदिर जो वो हुआ है ना, डिजाइन हुआ है, उसके वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आ सकता है आपके किसी भी एग्जाम में। चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर के डिजाइन करता है यानी वास्तु करता है, जबकि एडवर्ड ल्यूटियंस राष्ट्रपति भवन के हैं। राम वी सुतार अपने भारत की सबसे ऊंची मूर्ति या विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू कह लीजिए, यूनिटी ऑफ, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ जी का है गुजरात में, उसको डिजाइन करने वाले रामवी सुतार जी थे।
ठीक है। और जॉर्ज विटेट जो है ये गेटवे ऑफ इंडिया के, यानी मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसका इन्होंने वास्तुकर्ता ये है। क्लियर, डिजाइन करने वाले। तो ये आपको चारों नाम याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बायो सेक्शन। देखिए नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ध्यान रखिएगा एक चीज, एक फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्लांट होते हैं ना उनके लीव्स से वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है फ्रॉम स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो है ना वो कभी डायरेक्ट नहीं लिया जाता, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन वाटर में सोल्यूबल नहीं होता और ये डायरेक्ट प्लांट नहीं लेता है। तो नाइट्रोजन किस रूप में लेता है, तो नाइट्रोजन जो रूप होता है ना वो क्या करता है, वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है प्लांट। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि नाइट्रेट जो होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो वाटर में सोल्यूबल के कारण मैं एक एक करके बता देता हूँ। नाइट्रस ऑक्साइड देखिए क्या है, N2O, ये तो आपको पता है लॉफिंग गैस कहा जाता है, इसको सूंघ लेंगे तो आप हंसते रहोगे। ठीक है ना, तो आप हंसते रहोगे तो इसको प्लांट को हंसना नहीं है ना, तो भाई प्लांट को काम करना है। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या हो जाएगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमारे बाहर या एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो डायरेक्ट प्लांट नहीं लेता है। ठीक है, वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है नाइट्रोजन को। क्लियर, अगर आप फिगर से समझें तो नाइट्रोजन क्या होता है ना कि नाइट्रोजन लेगुमिनस जो प्लांट होता है उसके रूट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन से है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया माना जाता है। ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को सोल्यूबल नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। ये रूट्स के थ्रू, कभी भी प्लांट रूट के थ्रू यानी अपने जड़ों के थ्रू नाइट्रोजन को कैरी करते हैं, कभी डायरेक्ट पत्तियों से नाइट्रोजन को नहीं लेते। क्लियर है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और रूट के कैसे लेंगे भाई, रूट तो सांस नहीं लेगा ना, तो रूट हमेशा अब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए ना वो गैस। तो नाइट्रोजन वाटर में सोल्यूबल होने के कारण नाइट्रेट में बदलता है, किसके द्वारा, राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा। और नाइट्रेट के थ्रू वो क्या करते हैं, फिर अंदर नाइट्रोजन ले लेते हैं। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिस्ट्री से, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेनसांग के बारे में है। वेनसांग भारत किसके में आया था, तो देखिए हर्षवर्धन के समय में आया था। इसका एक ट्रिक जान लीजिए कि देखिए आप कभी वैन बैठो, वेन मतलब वैन, ठीक है, और सॉन्ग मतलब गाना। तो आप कभी वैन में गाना कब सुनते हो, जब आपका मूड अच्छा होता है, आप खुश होते हो। ठीक है, तो हर्ष, जब आपका मन प्रसन्न होता है या हर्ष होता है तो आप वैन में सॉन्ग लगा के चले जाते हो। तो हर्षवर्धन हो गया, इससे कोरिलेट कर लीजिएगा कि वेन सॉन्ग किसके समय में आया, हर्षवर्धन के समय में। क्लियर, ये है वेनसांग, ये चीनी यात्री था, चाइना के था, और ये हर्षवर्धन के समय। इनको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्लियर, अब एक एक करके देख लें। बिंदुसार के समय कौन आया था, देखिए सबका ट्रिक मैं बता देता हूँ, बहुत आसान ट्रिक है, आपको कभी नहीं भूलेगा इसके बाद। क्लियर है, सबका बहुत बेहतरीन ट्रिक है। हर्षवर्धन मैंने बता दिया कि वैन में आप सॉन्ग कब सुनते हो, जब आपका मन हर्ष होता है, तो इससे हो गया वैन सॉन्ग हर्षवर्धन के समय। बिंदुसार, देखिए सार से साड़ी मान लीजिए और बिंदु से बिंदी मान लीजिए, जो बिंदी लगाती है ना सिस्टर या फिर जो भी बिंदी और साड़ी। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर थोड़ी एज ज्यादा हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, पहले अपने बालों में डाई करते हैं यंग दिखने के लिए। ठीक है, अब ये लोग नहीं, मतलब सब लोग करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन नहीं करिएगा, मैं एक बस ट्रिक बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। बालों में डाई किया जाता है, ठीक है, डाई, और फिर मेकअप किया जाता है, फिर बिंदी लगाई जाती है, फिर साड़ी पहन ली जाती है, फिर बहुत खूबसूरत दिखने लगते हैं लोग। तो इसमें क्या होता है कि बिंदुसार में डाई मेकअप किया गया ना, यानी डाईमेकस जो नाम का व्यक्ति था, डाईमेकस, वो किसके समय आया, बिंदुसार के समय आया। क्लियर, दूसरा अगर क्वेश्चन तीसरे की बात करें तो जहांगीर के समय थॉमस रो और हॉकिंस। ठीक है, हॉकिंस कुकर तो आप जानते होगे ना, तो हॉकिंस कुकर गिर गया, तो आप याद रखिएगा, गिरने से हॉकिंस कुकर से जहांगीर का नाम आ गया। और हॉकिंस किसके समय आए, तो जहांगीर के समय में। विक्रमादित्य, ठीक है, अब देखिए विक्रमादित्य, आदित्य किसको बोला जाता है, भगवान सूर्य को बोला जाता है। अब आदित्य पे कोई भाई नया नासा क्या कर रहा है, नासा का अगला प्रोजेक्ट यही है कि अब सूर्य की पास जितना जाया जा सके उतना जाया जा सके, कि उसके
चीजें के बारे में जाना जा सके। तो विक्रमादित्य, आदित्य के लिए क्या किया जा रहा है, तो नासा क्या कर रहा है, यान लॉन्च कर रहा है, नए नए यान जो लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि आदित्य के बारे में पता लगाया जा सके या भगवान सूर्य के बारे में पता लगाया जा सके। तो ये क्या है कि विक्रमादित्य से यहाँ याद रखिएगा फाहयान, फाहयान किसके समय आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय, ठीक है। फाहयान विक्रमादित्य, थॉमस रो और हॉकिंस जहांगीर, बिंदुसार डाइमेकस, हर्षवर्धन वेनसॉन्ग। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इक्ता प्रणाली किसने शुरू किया, अगेन फ्रॉम हिस्ट्री। इक्ता प्रणाली शुरू करने वाला राजा इल्तुतमिश थे, ठीक है। अब ये कैसे था, देखिए इक्ता प्रणाली क्या था, इक्ता मतलब होता ही है कि वेतन के बदले तनख्वाह के रूप में भूमि ले लेना, ठीक है, भूमि प्रदान कर देना। इसमें क्या होता था कि जब सुल्तान का जो भी उनका मिलिट्री पर्सन होते थे वो क्या करते थे, जब उनको वेतन चाहिए होता था ना, तो सुल्तान क्या करता था कि अपने सुदूर जो दूर के इलाके थे वहां का एक भूमि उनका टुकड़ा दे दिया जाता था और उनको बोल दिया जाता था कि आप वहां के राजा हैं, आप उस पर जो भी करना है करिए। तो वो जो टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा दिया जाता था ना, उसको इक्ता कहा जाता था, ठीक है। और जो भूमि का टुकड़ा लेता था उसको इक्तेदार कहा जाता था। अब इक्तेदार का काम क्या था कि इक्तेदार वहां से क्या करता था, रेवेन्यू इकट्ठा करता था, ठीक है, और उस रेवेन्यू से अपना वेतन, अपने सैनिकों का खर्चा, जो भी प्रशासनिक खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होता था वो निकालता था, और जो बच जाता था वो राजा के कोष में डाल दिया जाता था। उसको फवाजिल कहा जाता था, जो बचा हुआ पैसा रहता था उसको फवाजिल कहा जाता था, वो राजा सुल्तान के कोष में जमा कर दिया जाता था। क्लियर। तो ये थी इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली मतलब साफ साफ याद रखिएगा, वेतन के बदले तनख्वाह के रूप में भूमि का प्रदान करना, मतलब छोटी भूमि का टुकड़ा ले लेना, वही था इक्ता, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डिनेस्टी के संस्थापक, ठीक है। रियल संस्थापक तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है, ठीक है, बट पहले ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 ईस्वी में आए। इसके बाद इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा, इक्ता प्रणाली को खत्म किया था। इन्होंने नगद वेतन के रूप में पैसे देने लगे, इनको ये बोलते थे कि यार इसमें नुकसान है, आप नगद वेतन ले लो, ठीक है। तो ये सैनिकों को नगद वेतन देने लगे, जबकि इक्ता प्रणाली को शुरू इल्तुतमिश ने किया, ठीक है। बाबर मुगल एम्परर का संस्थापक 1526 ईस्वी में, ठीक है। लोधी डायनेस्टी को हराने के बाद ये मुगल संस्थापक को मतलब उनका स्थापित किया था। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का विभाजन लागू कब किया गया। देखिए दो डेट पूछी जाती है बंगाल विभाजन से। एक, बंगाल विभाजन को अनाउंस कब किया गया था, ठीक है, इनकी घोषणा कब हुई थी, और एक बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया था, इन्फोर्स कब किया गया था। क्लियर। तो ये दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि बंगाल के विभाजन 1905 में हुआ था। 1905 में 3 डेट, एक एक करके बता देता है। 19 जुलाई को बंगाल विभाजन अनाउंस किया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित करने की घोषणा 19 जुलाई को की थी, जबकि लागू पूरे देश में किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। अब देखिए हुआ क्या था, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि ये पूरा बंगाल इतना बड़ा है कि हम इस पे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना, मतलब नहीं कर पा रहे हैं, इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ बात नहीं था, उनका बस मेन इंटेंशन था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को अलग करना। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता वो नहीं देखना चाहते थे। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, जबकि पश्चिमी बंगाल हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, ठीक है। पश्चिमी बंगाल में उड़ीसा का क्षेत्र आ जाता था, झारखंड का हल्का क्षेत्र आ जाता था, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश और असम के क्षेत्र आते थे, ठीक है। जो अब ये क्या अलग कर दिए, इस पर लोगों ने बहुत विद्रोह किया। लोगों ने यहाँ तक ब्लैक डे मनाया, राखियां बांधी एक दूसरे को, मुस्लिम हिंदू एक दूसरे को राखी बांधे, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं हो पाया। और 19 जुलाई के बाद 16 अक्टूबर को ये पूरे देश में लागू कर दिया गया कि बंगाल अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्लियर। तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया, 16 अक्टूबर को, जबकि घोषणा इसकी 19 जुलाई को हो चुकी थी। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। चलिए 1 दिसंबर 1905 को कुछ नहीं हुआ था। 12 दिसंबर 1911 को जब जॉर्ज पंचम अपनी मेरी वाइफ के साथ, मेरी वाइफ नहीं मतलब जॉर्ज पंचम अपनी वाइफ मेरी के साथ जब 1911 में आए, ठीक है 1911 में आए, तो ये दिल्ली दरबार हुआ था दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन किया गया था उनके स्वागत में। वहां जब हुआ है तो इसको बंगाल विभाजन को रद्द किया और बोला कि नहीं, बंगाल एक है। और इसके बाद कलकत्ता का, जो कलकत्ता है ना, कलकत्ता को से दिल्ली
जो कैपिटल है इंडिया की वो पहले कलकत्ता थी, अब कैपिटल ऑफ इंडिया कलकत्ता से ट्रांसफर होकर दिल्ली पहुंचा दी गई, यानी दिल्ली को अब भारत का कैपिटल बना दिया गया। इसके पहले कलकत्ता था, ठीक है ना। तो 1911 में बनाया गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 194 कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी को हम भी जानते हैं कि इनका कितने नाम है। महात्मा गांधी जी को गांधी जी भी मोहनदास करमचंद्र गांधी का नाम महात्मा गांधी पड़ा, बापू गांधी हुआ, बापू बोला जाता है और राष्ट्रपिता बोला जाता है। अब ये 3 उपाधि किसने दी, एक एक करके आज बता देते हैं। देखिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। 1917 में जब इन्होंने चंपारण आंदोलन किया था तो उसी समय एक लेख में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा टर्म दे दिया, ठीक है। तब से ये फेमस हो गया। बहुत सारे कहा जाता है, मतलब बहुत सारे बुक में ये ज्यादातर लिखा गया, हालांकि 1915 में भी इनको किसी ने कहा था, लेकिन ज्यादातर रविंद्रनाथ टैगोर की बात आती है तो हम भी उसी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी। क्लियर, यानी महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर, इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए बापू, दूसरा टर्म आता है गांधी जी के बाद बापू, महात्मा के बाद बापू किसने कहा, 1917 में चंपारण जो का विद्रोह हो रहा था, किसमें, बिहार में, उसमें इनवाइट किसने किया था, राजकुमार शुक्ल एक किसान थे। उन्होंने गांधी जी को लगातार खत लिखे कि आप प्लीज चंपारण आइए और यहाँ की समस्या को सुलझाइए। राजकुमार शुक्ल जी, जब गांधी जी वहां पहुंचे तो राजकुमार शुक्ल जी अपने एक लेख में उनको बापू की संज्ञा दी थी, ठीक है। तो इसलिए ये राजकुमार शुक्ल ने बापू कहा था गांधी जी को, वहीं से बापू नाम इनका फेमस हो गया, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा, राजकुमार शुक्ल जो चंपारण विद्रोह से जुड़े हुए हैं, या चंपारण में अनशन, जो पहला अनशन गांधी जी ने किया था, उनको बुलाने का, आमंत्रित करने का पूरा श्रेय राजकुमार शुक्ल को जाता है। तो राजकुमार शुक्ल साहब एक किसान थे और इन्होंने बोला था इनको बापू। क्लियर, चलिए। और अगला क्वेश्चन है आपका कि बापू हो गया, महात्मा हो गया, अब राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो 1944 में 1944 में सिंगापुर से एक रेडियो का जब प्रसारण चल रहा था तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। उन्होंने एक संदेश में कहा कि देश के पिता राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपिता जी गांधी जी को बोला था, ठीक। और यही काम जवाहरलाल नेहरू, जब राष्ट्रपिता का निधन हो गया, यानी महात्मा गांधी जी का निधन हो गया, तब इन्होंने बोला था मंच से खड़े होके कि अब हमारे बीच राष्ट्रपिता नहीं रहे, ठीक है। तो राष्ट्रपिता कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला, रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को बापू किसने बोला, राजकुमार शुक्ल। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने बोला पहली बार, तो सुभाष चंद्र बोस। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। देखिए उपराष्ट्रपति ही तो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। अब ये किस अनुच्छेद में है, तो आपको पता है कि अनुच्छेद 63 जो कहता है वो कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति की ही जिम्मेदारी है राज्यसभा का सभापति होना, ठीक है। यानी उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर आर्टिकल 64। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है, इम्पीचमेंट का, जो राष्ट्रपति पर चलता है, यानी राष्ट्रपति को हटाने का जो एक विशेष प्रोसीजर है, इम्पीचमेंट है, वो आर्टिकल 61 में है। 63 में एक उपराष्ट्रपति होगा भारत का, 64 में उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बताया गया है। 52 में एक राष्ट्रपति होगा भारत का, ये बताया गया है। क्लियर, हमारे अभी के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू आपको पता ही होगा, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आज का सेक्शन यही खत्म होता है। होप यू विल एंजॉय इट, और आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। अगर आप टेस्ट दे रहे होंगे लाइव तो आप टेस्ट बताइए, आपके कमेंट कितने हुए, कितने सही किया आपने, ठीक है, कितना गलत हुआ, आपको मजा आया कि नहीं, आपको क्या क्या चीजें और चाहिए इम्प्रोवाइज में। और आप अगर हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुंच सके और वो लोग भी अपना तैयारी कर सके, ठीक है। आप फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं या आप शेयर कर सकते हैं। क्लियर, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।